हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 21 अक्टूबर 2020 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को प्रेस करना है। सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मस्ट वॉच इंटायर वीडियो डिस्कशन। हम एडिटोरियल भी एक साथ ही डिस्कस करते हैं ना वन गो। तो सबसे पहले देख लेते हैं न्यूज़। जियो कंडक्ट्स 5G ट्रायल ऑन वर्चुअल रेडियो नेटवर्क विद क्वालकॉम। ठीक है, तो जो यूएस बेस्ड चिप मेकर कंपनी है क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज, तो इन्होंने जियो ने अनाउंस किया है एक साथ कि इन्होंने जो है 1 Gbps माइलस्टोन अचीव कर लिया है। द जियो 5G NR सोल्यूशन लेवरेजिंग द क्वालकॉम 5G RN प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो हम मतलब जो जियो है वो एलिजिबल हो जाएगा 5G के लिए भी। और रिलायंस जियो एंड क्वालकॉम हैव डेवलप्ड एन ओपन interoperable interference compliant architecture that can be deployed and launched in a year once spectrum is made available। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 5G का जो स्पेक्ट्रम है, नेटवर्क है, वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है अगर ये हो जाता है तो जितने भी जो जियो है, तो जियो के जो 4G नेटवर्क है वो 5G नेटवर्क में भी अपग्रेड हो सकते हैं। ठीक है, तो जियो प्लेटफॉर्म किसका है? ये डिजिटल सर्विस है रिलायंस इंडस्ट्री की, RIL की। ठीक है, तो RIL का जो एक एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी तो उसमें भी उन्होंने ये बातचीत की थी। और अभी हमारे जो 5G जो जर्नी है पूरी पेंडिंग है ऑक्शन ऑफ एयरवेज ऑन विच टेलीकॉम कंपनीज विल डिप्लॉय लेटेस्ट मोबाइल टेलीफोनिक टेक्नोलॉजीज, है ना। तो ये अभी पेंडिंग में चल रहा है। यहाँ पे एक इनविट है, तो इनविट्स क्या है? टू एक्वायर इंफ्रासेट्स ओवर 4 लाख करोड़ इन 5 ईयर्स। ठीक है, तो इनविट्स की फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और ये एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड की ही तरह ये भी एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। ओके, विच इनेबल्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी। ठीक है, जो क्या करता है, ये एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इनेबल करता है स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी इंडिविजुअल से, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से। कहाँ पे? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे। ठीक है, टू अर्न अ पोर्शन ऑफ द इनकम एज रिटर्न। तो यही इसमें है। और ये बोल रहे हैं कि 4 लाख करोड़ तक का जो नेक्स्ट 5 ईयर्स आने वाले 5 साल में, ठीक है, जब एज द मार्केट मैच्योर्स तो ये किया जाएगा। ओके, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, लेट्स सी। चाइना टेल्स यूएस टू स्टॉप मेडलिंग आफ्टर एग्जाइल तिब्बत लीडर्स विजिट। ठीक है, तो अभी जो था जो यूएस है, यूएस के जो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल है वॉशिंगटन, तो वहाँ से वो गए तिब्बत। ठीक है, जो तिब्बतियन गवर्नमेंट है तो उससे मीटिंग की थी। और यहाँ पे चाइना का बोलना है कि चाइना जो है, जो नेसेसरी मेजर है उनके इंटरेस्ट को, उनके जो इंटीग्रिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के सारे मेजर ले रहा है और यूएसए को इससे दूर रहना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। और लोब्सांग सांगे, ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है। लोब्सांग सांगे जो है ये प्राइम मिनिस्टर हैं ऑफ द तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल। एंड इन्होंने ये बोला है कि न्यू यूएस स्पेशल कोऑर्डिनेटर ऑन तिब्बत लास्ट वीक संगे सेड इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट द हेड ऑफ CTA हैड बीन रिसीव्ड द स्टेट डिपार्टमेंट, है ना। तो ये पहली बार मतलब यूएस जो था उन्होंने डायरेक्टली इनसे बात की है। तो यहाँ पे रेंजेस ऑफ इश्यूज जो है चल रहे हैं, रेंज ऑफ इश्यूज लाइक जैसे ट्रेड वॉर चल रहा है चाइना और इंडिया के चाइना और यूएसए के बीच में। मतलब सभी के साथ चल रहा है, पर अगर हम यूएसए और चाइना की पर्टिकुलर बात करें, है ना, ताइवान का इशू है, ह्यूमन राइट्स का, साउथ चाइना सी एंड कोरोना वायरस का इशू है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब ये एक रॉन्ग सिग्नल बोल रहा है कि ये जाता है टू तिब्बतन इंडिपेंडेंस फोर्सेस, है ना। तो यूएस को जो है इमीडिएटली स्टॉप करना चाहिए तिब्बत के इशू को, और चाइना के इंटर अफेयर्स में क्या नहीं करना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए उनके अंदरूनी मामलों में। यहाँ पे जो है आर्म्ड मैन फ्री 900 प्रिजनर फ्रॉम कॉन्गो जेल। तो यहाँ पे एक जेल का नाम है, तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन उसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि कानबई जो प्रिजन है, क्योंकि यहाँ से मतलब ये हुआ कि जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं, है ना, तो वैसे 900 जो प्रिजनर्स थे वो बाहर हो गए, मतलब उनको एक आर्म्ड मैन ने फ्री कर दिया, जितने भी आर्म्ड मैन थे उनको जेल से बाहर कर दिया। तो कनगई प्रिजन ये है, ठीक है, कॉन्गो में है।
अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। एंड यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट फाइल्स लैंडमार्क एंटी ट्रस्ट लॉसूट अगेंस्ट गूगल। तो अभी हमने जो एक डिजिटल मार्केट स्पेस है तो उसकी बात की थी कि डिजिटल एक तरह से जो डिजिटल सर्विसेज हैं उसमें किस तरीके से गूगल अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, अपना डोमिनेंस उनका है ना। जबकि और चीज़ें भी हैं, जैसे पेटीएम को कुछ देर के लिए गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया था, है ना। अब गूगल प्ले स्टोर से ही आप क्या करते हो, डाउनलोड पेटीएम करते हो, गूगल प्ले स्टोर से ही आप गूगल पे भी डाउनलोड करते हो, है ना। तो लेकिन जो गूगल पे है वो गूगल का ही है सर्विस, डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल सर्विस किसकी है, गूगल पे की ही है ना। और जो पेटीएम है उसका मतलब उसका कोई अलग से ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इस वजह से ये एक तरह से डोमिनेंस क्रिएट करने की भी बात यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे अभी जो यूएस का जस्टिस डिपार्टमेंट है उन्होंने एंटी ट्रस्ट लॉसूट अगेंस्ट मतलब गूगल के किया है। और ये कहना है कि लॉ मेकर्स, कंज्यूमर्स, एडवोकेट्स हैव लॉन्ग अक्यूज्ड गूगल कि ये क्या, इसकी जो पेरेंट कॉरपोरेट है क्या है, अल्फ़ाबेट इंक, इनकी जो मार्केट वैल्यू है $1 ट्रिलियन की है, एंड ऑफ अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंस इन ऑनलाइन सर्च। ठीक है, अगर हम ऑनलाइन सर्च की बात करें तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि उसमें भी मतलब इन्होंने एक तरह से डिफ़ॉल्ट उसको बना दिया है। अब डिफ़ॉल्ट बना देंगे तो आप मतलब जो दूसरे जो सर्चिंग इंजन है लाइक क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, है ना, ब्राउज़र्स, जो अदर ब्राउज़र है ओपेरा मिनी वगैरह, यूसी ब्राउज़र, तो इनका आप यूज़ क्यों करोगे जब आपका डिफ़ॉल्ट गूगल ही है, तो आप यूज़ टू हो जाओगे इसके, है ना। तो एक तरह से ये करना चाह रहा है गूगल, and stifle competition and boost it stifle profits. Critics contend that multi-billion-dollar fines and mandated changes in Google's practices imposed by European regulators in recent years won't serve enough, है ना। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो उसकी ज़रूरत है और गूगल को जो उसका कंडक्ट है वो चेंज करना होगा। अब गूगल की तरफ से क्या बोला जा रहा है कि इन्होंने ट्वीट किया कि जो लॉ सूट था डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा ये बिल्कुल गलत है। लोग जो है गूगल यूज़ कर रहे हैं बिकॉज उनको पसंद है गूगल, है ना, नॉट टू बिकॉज दे आर फोर्स, उनको कोई फोर्स नहीं किया जा रहा, बट बिकॉज दे कैन नॉट फाइंड अल्टरनेटिव, उसके जैसा कोई अच्छा उनको बेहतर अल्टरनेटिव नहीं मिल रहा है, इस वजह से दे आर यूजिंग गूगल, एंड इसमें उनकी कोई मिस्टेक ऐसी है नहीं। एंड द गवर्नमेंट मेन एलिगेशंस दैट गूगल इलीगली मेंटेन इट्स मोनोपोली ओवर इंटरनेट सर्चेज बाय हैविंग कॉन्ट्रैक्ट्स विद कंपनीज लाइक एप्पल, है ना, कि उन्होंने एप्पल के साथ और स्मार्टफोन्स जो मेकर्स हैं उनके साथ क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, एंड मेक गूगल टू डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन इन देयर फोन्स, है ना। तो ये चीज़ है, एंड गूगल का डिफेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि वो ये बोल रहे हैं कि इट डज़ नॉट हैव अ मोनोपोली ऑन सर्च, है ना, कि 15% जो शॉपिंग सर्चेज है वो अमेज़ोन पे हो रहे हैं, तो ऐसा हम कुछ ऐसा कर नहीं रहे हैं ये काम। एंड नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू ये थाईलैंड के प्रोटेस्ट जो है, हमने देखे हैं कि यहाँ पे क्या क्या मतलब क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना, तो हमने बहुत बार इसको डिस्कस कर चुका है, वही सब चीज़ें। इंटरनल पॉलिटिक्स में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ यहाँ का जो एक बस ये बताना चाहिए क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और जो एक लेस मेजेस्टे करके लॉ है ना, वो है जो मोनार्की के अगेंस्ट मतलब अगर बातचीत की तो जेल टर्म्स उसमें होती है। तो बस यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। और ये देख सकते हो कि पॉलिटिकल डिवाइड, रेड शर्ट, है ना, पॉपुलिस्ट एंड सपोर्टर्स ऑफ शिनावात्रा, एंड जो येलो शर्ट्स में रहते हैं वो लॉयलिस्ट ऑफ रॉयल्टी, है ना। तो ये कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस हैं। हाउ टू ग्रो हींग इन इंडियन हिमालयस, तो एक्सप्लेन सेक्शन में दोनों ही आर्टिकल काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा हमें। सो लेट्स गेट डिस्कस हाउ टू ग्रो हींग इन इंडियन हिमालयस। तो इंडियन हिमालयस में हींग देखो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हर किचन में आपको मिलेगा, मतलब जो लोग ऑब्वियसली जो अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होता है। इसके एक्सपेंसिव होने का रीज़न भी यहाँ पे है कि क्यों है ना। अभी क्या हुआ था न्यूज़ में, ये इसलिए है क्योंकि साइंटिस्ट ने पहला जो है इंडिया का फर्स्ट सैपलिंग प्लांट किया है स्पाइस ऑफ एसाफोइटिडा। ठीक है, तो इसको जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं हींग को, एसाफोइटिडा। ठीक है, एसाफोइडा। और हींग हिमाचल प्रदेश के कावरिंग विलेज में, ठीक है, तो कहाँ पे, लाहौल वैली, लाहौल स्पीति जो वैली है वहाँ पे, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कावरिंग विलेज में। मैंने जूम इन इसलिए किया ताकि आपको ये याद रहे ये चीज़, है ना। तो ये पार्ट है, इट ऑफन एफर्ट बाय साइंटिस्ट फ्रॉम CSIR इंस्टीट्यूशन ऑफ हिमालयन बायोसोर्स पालमपुर। ठीक है, IHBT जो CSIR का ये जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोसोर्स, तो इन्होंने मतलब ये कल्टीवेट करने के लिए दिया है हींग को इन इंडियन हिमालयस। और ऑल्दो हींग इज़ कॉमन इन मैनी इंडियन किचन्स, बट ये जो है यहाँ पे ग्रोन नहीं किया जाता है, ये यहाँ पे नहीं उगाया जाता है। ठीक है, तो वेयर डज हींग कम फ्रॉम, ये आता कहाँ से हींग,
तो इसका नाम ये आप देख सकते हो, ठीक है, हर्बेशियस प्लांट फेरुला एसएफोइटिडा। तो ये जो है एंडेमिक है केवल ईरान और अफगानिस्तान में टू मेन ग्लोबल सप्लायर। तो ईरान और अफगानिस्तान जो है इसके मेन ग्लोबल सप्लायर्स हैं, है ना। और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का डेटा ये शो करता है कि इंडिया जो है 1200 टोन्स ऑफ रॉ हींग जो है इम्पोर्ट करता है एंड ₹600 करोड़, ठीक है, वर्थ ₹600 करोड़ फ्रॉम तीनों कंट्री से। तीसरी कंट्रीज भी, एक उज्बेकिस्तान भी इसमें है, तो अगर आ जाते हैं तो ये तीनों कंट्रीज हैं, ठीक है, ईरान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान। कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी करती हैं हींग को, मतलब जो मेडिसिनल उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसके लिए यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि घर में जब भी अगर आपको मेंस्ट्रुअल पेन होता है तो हींग को ही मतलब ज़्यादा देखा जाता है, तो रिलीफ भी होता है ये, है ना, काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फॉर आर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्टोमक डिसऑर्डर, अस्थमा, bronchitis. The herb is commonly used to relieve menstrual pain, है ना, menstrual pain, prevent excessive bleeding, premature labor and is anti flutant इन न्यू मदर्स, है ना। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हींग के बारे में आएगा क्या मतलब इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। सो द प्लांट स्टोर मोस्ट ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट्स इनसाइड इन डीप फ्लैशी रूट्स एंड इट इज़ पेरिनल, ठीक है। तो ये सदाबहारी प्लांट है हुज ओलियोगम रिजन इन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स रूट्स एंड राइजोम। एंड ये इंडिया में कल्टिवेशन ये बोल रहे हैं कि प्लांट टेक ऑफ तो 1963 के और 1989 के बीच में अगर हम देखें तो एक बार हमने ये अटैम्प्ट किया था कि हम इसको प्रोक्योर करें सीड्स को, और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है उस टाइम पे उन्होंने मतलब ये काम किया भी था, लेकिन उसके कुछ रिजल्ट हमको नहीं मिले, ठीक है। उसके बाद जो IHBT है 2017 में उन्होंने अप्रोच किया कि एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट आइडिया कि सीड्स को जो है ईरान से वहाँ से इम्पोर्ट किया जाएगा और टेस्ट किए जाएंगे, है ना। और लेकिन ये सारी चीज़ें जो रेगुलेटरी जो अप्रूवल्स वगैरह था वो भी सब चीज़ें मिली, इंट्रोड्यूस भी किए गए। 6 एक्सेशन ऑफ हींग हैज़ कैरीड आउट फर्दर R&D सिंस 2018, है ना। तो सीड वर टेस्टेड, दे वुड जर्मिनेट अंडर कंट्रोल लेबोरेटरी सेटअप। तो अभी बस यही चीज़ बस इसमें याद रखनी है कि एक तो हींग है कहाँ कहाँ से इम्पोर्ट किया जाता है, ईरान, अफगानिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ है, क्या है इसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ है मेडिसिनल। और दूसरा ये कि हिमाचल प्रदेश के कावरिंग विलेज में लाहौल वैली स्पीति के पास में ये इसको मतलब ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। फर्स्ट वो प्लांट, इंडिया का फर्स्ट जो सैपलिंग है वो यहाँ पे प्लांटेड किया गया है, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ एफर्ट ऑफ CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोसोर्स, और ये ठीक है पालमपुर में जो है IHBT। तो अब दूसरी जो यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि IHBT साइन अ 5-year MOU, ठीक है, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश का, तो उन्होंने 5 साल का ये MOU भी साइन किया है। और हिमाचल प्रदेश को ही क्यों चूज़ किया है, अगर ये पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश को ही क्यों चूज़ किया गया है, तो एसाफोटिडा ग्रोज बेस्ट इन ड्राई एंड कोल्ड कंडीशंस, ठीक है। तो जो ड्राई एंड कोल्ड कंडीशंस वाले रीजन्स हो गए जहाँ पे सैंडी ऑयल होगा, कम मॉइस्चर होगा, एनुअल रेनफॉल जो होगा नॉट मोर देन 200 मिलीमीटर आर कंसीडर कंड्यूसिव, ठीक है। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में इसको उगाया जा सकता है। और जैसे कि अभी एक्सपेंड करेंगे अपना जो एक्सपेरिमेंट लद्दाख और उत्तराखंड में भी, क्योंकि ऐसा टेम्परेचर देखने को मिलता है, यहाँ पे भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। सो वी बिलीव द जियो क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कल्टिवेशन फॉर सर्टेन हींग वेराइटीज अवेलेबल इन इंडिया, है ना। तो कुछ तो हम अवेलेबल मतलब कुछ जो कल्टीवेशन मतलब इसका हो सकता है क्योंकि जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं, तो ये चीज़ है, ठीक है। अभी लाहौल स्पीति में हो रहा है एंड द प्लांट कैन विदस्टैंड अ मैक्सिमम टेम्परेचर बिटवीन 35 डिग्री टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और ड्यूरिंग विंटर्स के टाइम पे वो सर्वाइव कर सकता है अप टू -4 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। और डॉर्मेंट भी रह सकता है ये अगर एक्सट्रीम वेदर हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे मतलब थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि मतलब क्या पता हींग सस्ता हो जाए, है ना। ऐसे तो नहीं होगा ऐसे, और ये पहले तो देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट बेसिस पे कि क्या होता है अभी, क्योंकि ये है कि दे टारगेट टू कवर 1 हेक्टेयर विद हींग कल्टिवेशन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एंड 300 हेक्टेयर्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर। तो ये टारगेट है। नेक्स्ट जो यहाँ पे न्यूज़ है व्हाट्स इन इंडिया US डिफेंस डील्स, है ना। तो अभी हमने देखा था कि जब ये क्वाड ग्रुपिंग वाली जो मीटिंग चल रही थी तो इसमें अभी एक तो ऑस्ट्रेलिया को इसमें ऐड कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे इंडिया US की डिफेंस डील के बारे में बताया गया है कि ये जो 2+2 मीटिंग है नेक्स्ट वीक, द 2 कंट्रीज विल लुक टू पुश इंटेलिजेंस शेयरिंग पैक्ट BECA, है ना। तो BECA के बारे में हमने पढ़ा था, और इसके अलावा 2 ऑलरेडी साइन हो चुके हैं, लेमोआ एंड कॉमकासा, है ना। सो व्हाट डज इट मीन फॉर डिफेंस पर्टिकुलरली इन लाइट ऑफ LAC स्टैंड ऑफ।
तो यहाँ पे हम ऐसी चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। अब ये है कि इंडिया एंड यूएस जो है थर्ड, ये जो 2+2 मिनिस्टर मीटिंग होगी ना, 2+2 में क्या होता है कि दोनों साइड के जो डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है, दोनों साइड के डिफेंस मिनिस्टर एंड दोनों साइड के एक्सटर्नल मिनिस्टर मतलब फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, तो वो मिलेंगे, यानी कि यूएसए के भी और इंडिया के भी, ठीक है, वो आपस में बातचीत करते हैं। राजनाथ सिंह और एस जयशंकर, जो यूएस के हैं माइक पोम्पियो, एंड डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, मार्क टी एस्पर, ठीक है, तो वो न्यू दिल्ली में ये होगी 26 to 27 अक्टूबर से। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है इस पैक्ट की बात की जा रही है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, एक पैक्ट है विद डीप मिलिट्री इम्प्लीकेशंस इन द लास्ट 2 मीटिंग्स, है ना, एक मिलिट्री इम्प्लीकेशंस है। और लिमोवा एंड कॉमकासा वर साइन नाउ विद BECA, दीज हैव बीन डब्ड द ट्रोइका ऑफ फाउंडेशनल पैक्ट्स। तो एक तरह से तीनों हो गए हैं, ये क्या करेंगे, हमारी जो मिलिट्री कोऑपरेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा डीपर करेंगे, है ना। तो अभी आप मतलब यही चीज़ें हमको करंट अफेयर्स में पढ़नी चाहिए मेंस में, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं आएगा हिस्टोरिक यूएसए की हिस्ट्री के बारे में बताएं, है ना, या फिर कुछ ऐसा बताएं। अभी ये आएगा कि इंडिया और यूएस के बीच में डिफेंस डील है, मतलब क्या क्या उसमें रिलेशंस के बारे में आ सकता है, तो डिफेंस डील के बारे में हम ये लिख सकते हैं ना आंसर राइटिंग में। तो इस वजह से आप जैसे वो वाले जो प्लेटफॉर्म है ना अनअकैडमी वगैरह, उनको मत फॉलो कीजिए वहाँ पे, क्योंकि दे आर रनिंग जस्ट अ बिजनेसेस, है ना, वो उन्होंने बिजनेसेस स्टार्ट कर दिए अपने पेड इनिशिएटिव वगैरह लेके, उस वाले ट्रैप में आप कभी मत फंसना। और वो मतलब हाँ, बाकी आपको जो मतलब ऐसे मैं नहीं बोल रही हूँ कि मेरा ही डिस्कशन सुनो, एक आपको ऑथेंटिसिटी जो है पता चल जाएगी कि किसकी है किसकी नहीं है ना, क्या चीज़ रिलेवेंट है, वो ज़रूरी है जानना अपने लिए। तो जब आपको फ्री में आपको कहीं से कोई मटेरियल मिल रहा है तो आप क्यों जा रहे हो, है ना, फालतू के इन सब ट्रैप में पढ़ने के लिए, तो वो सब चीज़ें नहीं सही है। सो BECA के बारे में देख लेते हैं। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट लार्जली प्रिटेंड्स टू जियोस्पेटियल इंटेलिजेंस एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ मैप्स एंड सैटेलाइट इमेजेस फॉर डिफेंस, है ना। तो अब जैसे ये बोला गया है कि जैसे BECA है, ये अलाउ करेगा इंडिया को जो यूएस के एडवांस्ड इंटेलिजेंस जो जियोस्पेटियल है, इन्हांस द एक्यूरेसी ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम एंड वेपन्स लाइक मिसाइल, है ना, जैसे आर्म ड्रोन्स। तो यहाँ पे एवरीडे का एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि हम उबर कैब का यूज़ करते हैं ना कहीं भी जाने के लिए, तो उसमें क्या होता है, जो GPS है वो बेटर GPS सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या, हम क्विकली और एफिशिएंट वे में क्या पहुंच सकते हैं, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। तो इसी तरीके से जो BECA है, ये इंडियन मिलिट्री को क्या प्रोवाइड करेगा, हाई क्वालिटी GPS, है ना, जो वो नेविगेट कर सकते हैं मिसाइल्स को, रियल टाइम इंटेलिजेंस, प्रीसाइजली टारगेट द एडवर्सरी। तो उसी तरीके से ये काम करेगा, है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये रिस्पॉन्ड मतलब लोकेट, जो टारगेट्स हैं उनको लोकेट कर सकते हैं, फाइट्स, वॉर, जो एयरक्राफ्ट है उनको, और जो नेचुरल डिज़ास्टर हैं उनका रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, है ना, तो ये चीज़ें। एंड इवन नेविगेट्स विद अ सेल फोन, रिलाइज ऑन जो भी इंटेलिजेंस इस पे बेस्ड रहेगा, है ना। दूसरा चीज़ ये कि दिस कुड बी अ की फॉर एयरफोर्स टू एयरफोर्स कोऑपरेशन, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये, और रियल टाइम इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है। व्हाट आर दी अदर 2 एग्रीमेंट्स, तो यहाँ पे लिमोवा के बारे में है। तो लिमोवा देखो LE याद रखना है, दैट मीन्स लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज, ठीक है। तो लॉजिस्टिक एक्सचेंज क्या है, ये भी मेमोरेंडम 2016 में साइन किया गया था। कब साइन किया गया था, 2016 में। और ये अलाउ करता है जो मिलिट्री है दोनों ही कंट्री की टू रिप्लेनिश फ्रॉम अदर बेसिस, है ना, कि यहाँ पे मतलब जैसे एक ये एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी मतलब नेवल शिप है ना, कि आप जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आपके फ्रेंड के पास गैरेज है ना, तो आप अपनी गाड़ी को वहाँ पे लेके गए रिफ्यूलिंग कराने के लिए कार को, तो उसने क्या किया, आपके रिपेयर्स वगैरह जो थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी गाड़ी में, वो रिपेयर कर दिए। तो लेकिन वो एक्सपोज हो रहा है ना आपकी कार से, आपकी कार के बारे में उसको पता चल रही है, उसकी टेक्नोलॉजी कैसी है और किस तरीके की मतलब उसकी रिक्वायरमेंट है। तो जब आप वहाँ पे ले गए तो आपको आपके फ्रेंड के ऊपर ट्रस्ट होना ज़रूरी है। तो इसी तरीके से जो नेवल शिप्स हैं आर स्ट्रैटेजिक एसेट एंड यूज ऑफ अनदर कंट्री बेस वुड एक्सपोज वन मिलिट्री एसेट टू द होस्ट। ओके, तो ये है। तो यही है कि अगर हमने कहीं से कोई टेक्नोलॉजी मतलब ली है, आपने कोई भी इक्विपमेंट लिए हैं, तो जब आप उसको देखोगे, उसको यूज़ करोगे, तो ऑब्वियसली आपको उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता चलेगा ना, कि ये कोई बाइक आप चला रहे हो,
किसी की आपने 2-3 बाइक चला ली तो फिर आपको अलग अलग बाइक में डिफरेंसेस भी पता चल जाएंगे, अच्छा हमारी बाइक में ये नहीं है, उनकी बाइक में ये था, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे भी ये होगा कि जब वो हम जो है यूज़ कर सकेंगे, जितने भी जो उनकी नेवल शिप है, स्ट्रैटेजिक एसेट्स है ना, वो सारी चीज़ें हैं, एक्सेस सप्लाई, स्पेयर पार्ट, सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज़, लैंड फैसिलिटी, एयर बेसिस, है ना, कि कहीं पे कोई भी मतलब जैसे एयरक्राफ्ट है या फिर कोई कुछ भी चीज़ें हैं तो उनकी रिफ्यूलिंग वगैरह दूसरी जगह से की जा सकती है। रिम्बर्स भी ये होगा और एक्सट्रीमली यूज़फुल रहेगा ये जो नेवी है ना, नेवी टू नेवी कोऑपरेशन। यूएस और इंडिया जो है क्लोजली मतलब इंडो पैसिफिक में जब से उनके रिलेशन काफ़ी बेहतरीन और हुए हैं। इन साइनिंग लिमा नीडेड ट्रस्ट है ना, तो ट्रस्ट की ज़रूरत है इसमें, एंड दिस इज इन अ सेंस हैज़ ब्रिज दैट ट्रस्ट डेफिसिट एट पेव द रिमेनिंग फाउंडेशनल पैक्ट्स। तो फॉर्मल डिप्लोमेट्स ने उस टाइम पे किया भी था, ये लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया था एडहॉक इन द पास्ट। जैसे अमेरिकन एयरक्राफ्ट जो था जब बॉम्बे में था तो उसकी रिफ्यूलिंग की गई थी, है ना, 1991 के टाइम पे, गल्फ वॉर के टाइम पे। एंड विजिट्स बाय यूएस शिप टू इंडियन पोर्ट्स ड्यूरिंग द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म 9/11 पे भी ऐसा हुआ था। तो उसके बाद ये प्रोसेस को स्मूदर किया जाएगा। एंड कॉम कासा जो है, कॉम कासा देखो बस सिंपल, कॉम मतलब हो गया कम्युनिकेशन एंड CA मतलब हो गया कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट, ठीक है। तो बस सिंपल है कॉम कासा। अब ये 2018 में हुआ था, है ना, 2016 में वो हुआ, देखो 2-2 साल बाद सारे ये पैक्ट हो रहे हैं, तो काफ़ी टाइम इनको लगा है होने में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आफ्टर द 2+2 डायलॉग इन विच देन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उस टाइम पे सुषमा स्वराज थी एक्सटर्नल अफेयर, और डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, निर्मला सीतारमण, है ना। तो ये इन्होंने जो थे माइकल आर पोम्पियो और सेक्रेटरी डिफेंस जेम्स मैटिस थे उस टाइम पे ये हुआ था साइन। और ये अलाउ करता है यूएस को टू प्रोवाइड इंडिया विद इट्स इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड सिस्टम सो दैट इंडियन एंड यूएस मिलिट्री कमांडर्स, एयरक्राफ्ट एंड शिप्स कैन कम्युनिकेट थ्रू सिक्योर नेटवर्क्स इन पीस एंड वॉर, है ना। तो मतलब अब ये है जैसे आप और मैं हैं, हम व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं या फिर आप अपने फ्रेंड से टेलीग्राम पे चैट करते हो, तो आपको काफ़ी सिंपल ये चीज़ लगती है, और व्हाट्सएप, टेलीग्राम ये सब आपको बहुत ज़्यादा स्मूदर प्रोसेस लगते होंगे चैटिंग के लिए, है ना। तो इसी तरीके से मतलब यहाँ पे भी एक इस तरह का मतलब एक ऑप्शन दिया जाएगा जो भी मिलिट्री कमांडर्स हैं, है ना, उनको, कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें और सिक्योर नेटवर्क्स वो होने चाहिए, है ना। तो हमारा जैसे आता है ना 1-to-1, मतलब दिस चैट इज़ इनक्रिप्टेड, दिस वीडियो कॉल इज़ इनक्रिप्टेड, वॉइस कॉल इज़ इनक्रिप्टेड, दैट मीन्स आप और जो आपसे जो बात कर रहा है उसी के बीच में वो चैट रहेगी सिक्योर्ड मैनर में। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी एक ऐसा नेटवर्क प्रोवाइड किया जाएगा जो पीस एंड वॉर के टाइम पे इजीली कम्युनिकेशन कर सकें सिक्योर्ड नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। तो ये है हैसल फ्री पॉसिबल, मतलब यहाँ पे हो सकता है। सो व्हाट डू दीज 3 पैक्ट्स पुट टुगेदर मीन, तो ये बोला गया है कि लिमोवा मीन्स वन पार्टनर ट्रस्ट द अदर इनफ टू एक्सपोज इट्स वैल्यूएबल एसेट्स, कि मतलब हमारी जो यूएसए की जो वैल्यूएबल एसेट्स है ना, और हमारी जो वैल्यूएबल एसेट्स है तो उनका एक्सपोज एक दूसरे के लिए। एंड कॉम का सा मतलब ये है कि एक जो है, एक हम दोनों ही कॉन्फिडेंट हैं, है ना, कि हम रिलाई कर सकते हैं उनके इनक्रिप्टेड सिस्टम पे टू कनेक्ट द 2 मिलिट्रीज। और BECA मीन्स इट कैन शेयर हाईली क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, है ना, रियल टाइम में हमें पता चल जाएगा, मतलब विदाउट फेयर ऑफ बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड, कि हमको सही दिशा में किस तरीके से कहाँ जाना है। ऑल दिस सिग्नल्स द लेवल ऑफ ट्रस्ट दैट हैज़ डेवलप्ड बिटवीन द 2 कंट्रीज एंड देयर मिलिट्रीज फेस्ड विद एन इंक्रीजिवली एग्रेसिव चाइना। अभी मेरी ये आवाज़ क्या हो गई, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो व्हाट डज दिस मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑनगोइंग बॉर्डर स्टैंड ऑफ। तो एक तो यही चीज़ बोली गई है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल है वो भी काफ़ी टच में रहते हैं जो यूएस के NSA हैं, रॉबर्ट C. O'Brien के। एंड उसके बाद यहाँ पे जो था These conversation has facilitated information sharing between security military intelligence branches 2 countries, है ना। तो अभी जो है इंडो यूएस की हम बात करें तो 1960 से ये कोऑपरेशन हमको देखने को मिल रहा है, स्पेशली आफ्टर जब हमारे इंडिया और चाइना के बीच में 1962 का वॉर हुआ था, उसके बाद से हमने एक तरह से स्ट्रेंथन करने स्टार्ट कर दिए यूएसए से, हमारे जो रिलेशंस हैं अच्छे हो गए हैं। एंड शेयरिंग ऑफ हाई एंड सैटेलाइट इमेजेस, है ना, सैटेलाइट इमेजेस तो हम शेयर करते ही आ रहे हैं। टेलीफोनिक जो इंटरसेप्ट्स है ना, उसका हम यूज़ कर रहे हैं। डेटा शेयरिंग करते हैं ऑफ चाइनीज़ ट्रूप्स की, और जो वेपन डिप्लॉयमेंट होते हैं उनके द्वारा। 3488 किलोमीटर जो लॉन्ग LAC है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो ये सब हमारे बीच में शेयर होता है। एंड अभी जो है हम बात करें तो जो
यहाँ पे बोला गया कि नाउ विद दिस की डिफेंस पैक्ट्स इन प्लेस कोऑपरेशन कैन हैपन इन अ मोर स्ट्रक्चर्ड, है ना। अभी और ज़्यादा अभी ये तीनों चीज़ें हो गई हैं, मतलब अभी ये वाली BECA भी हो जाएगा पूरी तरीके से। तो क्या होगा, एक एफिशिएंट मैनर में, एक बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे जो रिलेशंस हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में और आगे बढ़ेंगे, है ना। अब ये बोला गया है कि ये क्या मतलब, इज़ देयर अ कैच इन ऑल दिस, मतलब यूएस क्यों कर रहा है इतने सारे अग्रीमेंट हमारे साथ। तो एक तरह से यूएस ये चाहता है कि इंडिया जो है, जो हम रशियन पे ज़्यादा डिपेंडेंट है ना अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए, तो रशियन इक्विपमेंट से हम हटें, है ना। और जो भी, ताकि मतलब जो, अब देखो हम रशिया से कोई इक्विपमेंट खरीद रहे हैं तो हम रशिया को भी अपनी कुछ टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। अब वो टेक्नोलॉजी आ रही है यूएसए से, तो रशिया को भी कहीं ना कहीं जो यूएसए की टेक्नोलॉजी है उसके बारे में पता चलेगा, है ना। वो भी इसके एक्सपोज हो जाएंगे इससे रिलेटेड। तो यूएसए यही नहीं चाहता, यूएसए ये चाहता है कि मतलब रशिया को उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में ना पता चले ज़्यादा, है ना, अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो ये चीज़ है। और इंडिया, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, रशिया से S-400 जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो परचेस कर रहे हैं, है ना। और काफ़ी सारे जो अमेरिकन इंटरलोकेटर्स हैं तो उन्होंने इस चीज़ पे मतलब इशू रेज़ किया था कि ऐसा रशिया से मत करो, लेकिन फिर भी हम अपने रिलेशंस हैं जो बैलेंस्ड वे में बना के रखते हैं ना। तो ये चीज़ है कि लिमोवा जो था साइन किया गया था बराक ओबामा रिजीम में अगस्त 2016 में, कॉम कासा जो था मिडिल ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन था सितंबर 18 में, और जो इफर्ट था अभी जो BECA है ना, तो वो नवंबर 3 में वो काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई है, जो इलेक्शन वहाँ पे होने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू, यहाँ पे 78 ईयर ओल्ड डॉक्टर हेल्ड फॉर सेक्सुअली हैरेसिंग वुमेन पेशेंट्स, ठीक है। तो 78 ओल्ड ये आदमी था, डॉक्टर था, उन्हें हैरेस किया, स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूरे IPC के सेक्शन तो हम नहीं दे सकते ना, तो हम वो तभी देखेंगे जब हम IPS बनना होगा या बन जाएंगे। तो पुलिस हैव रजिस्टर्ड अ केस अंडर सेक्शन 354, एटलीस्ट जो न्यूज़ में आते हैं वो आप देख लीजिए। असॉल्ट ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेसिटी, तो ये किसमें, सेक्शन 354 ऑफ IPC। एंड 354B में असॉल्ट और यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट और डिस्रोब। एंड 509 में है वर्ड, किसी भी वर्ड, जेस्चर्स और एक्ट से इंटेंट करना और इंसल्ट करना, है ना, किसी वुमेन की गरिमा को, मॉडेसिटी को। तो ये है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पे, एवरी सिटीजन्स अ कोविड वॉरियर, ठीक है। तो कोविड वॉरियर हर कोई सिटीजन है। यहाँ पे यही शशांक आर जोशी ने, मतलब ये एक थोड़ा केयरिंग टाइप का ये आर्टिकल है कि एक गाने की तरह मैं अगर बोलूँ, जो गाना है एक, कि टाइम पे सो जा, टाइम पे रोटी खा, है ना, तू अपना ख्याल रखा कर। तो उसी तरह का ये आर्टिकल है। ऑथर का यहाँ पे कहना है कि अगर मतलब आप, ह्यूमन नीड्स एटलीस्ट 7 आवर्स ऑफ स्लीप, है ना। तो अगर आपको सोना भी है ना, तो स्लीपिंग वेल और स्लीपिंग ऑन टाइम, स्लीपिंग अर्ली इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और सिंपल हैबिट जो हमारी होती है ना, वो हमारी जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसमें पहले से ही थी। ये सब चीज़ें हमें बोला जाता है ना, जल्दी सो जल्दी उठो, है ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, तो ये सब चीज़ें थी। तो कैन बी री इंडक्टेड, ये सब हम दोबारा से इसको री इंडक्ट करते हैं अगर हम नहीं कर रहे हैं। और हमको अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छा खाना इन द सेंस कि जो प्रोटीन रिच फूड होता है वो खाना चाहिए, और उसमें भी एक्सेस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रोटीन के चक्कर में आपने 10 अंडे खा दिए एक बार में, है ना, या कुछ ऐसा है। तो ऐसे नहीं करना है। हमको जो फ्राइड और जो फास्ट फूड है ना, वो नहीं खाना है। नॉट ईटिंग एक्सेसिवली विल स्टैंड अस इन अ गुड स्टीट। धीरे खाना है, धीमे धीमे खाना है। ईटिंग ऑन टाइम, फोकसिंग ऑन ट्रेडिशनल फूड्स, है ना, दैट बिल्ड इम्यूनिटी, होल्ड द की। एक्सरसाइजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सिंपल जैसे हम सुबह सुबह क्या कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, प्राणायाम। और वैसे भी हमें, क्योंकि दिन भर तो बैठना ही होता है, चाहे आप घर में वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, एस्पिरेंट हो किसी भी एग्ज़ाम की, है ना, तो बैठे ही रहना पड़ता है। तो इसलिए एटलीस्ट एक टाइम तो ऐसा निकालना चाहिए कि सुबह हम एक्सरसाइज कर ले, या फिर शाम को एक्सरसाइज कर ले, या सूर्य नमस्कार ही कर ले, है ना। तो हमारी लंग कैपेसिटी को ये भी इम्प्रूव करेगा। मंत्रास जो है, अगर हम उनको चैंट करेंगे, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करेंगे, तो हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी, है ना। हमारी जो चिंताएं हैं, एंग्जाइटी वगैरह है, वो सब दूर हो जाएंगी और हम फोकस कर सकते हैं अच्छे से अपने काम पे, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके लिए आपको सोना होगा। और सो आप कैसे सकते हो, कि आप अपना जो ये फ़ोन है ना उसको दूर कर दो, है ना, क्योंकि अभी हमारे पास जो डिजिटल ओवरलोड है बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये मतलब एक तरह से मजबूरी भी हो गई है, क्योंकि
पढ़ना भी है, कंटेंट भी है। और लेकिन जब ये है कि जब आपने पूरा पढ़ लिया है अपना, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आप जो है केवल 2 न्यूज़पेपर के डिस्कशन सुनो, ठीक है, जो आपको बेहतरीन लग रहे हैं। द हिंदू का सुनना है, द हिंदू के कुछ एडिटोरियल आप ये तो पढ़ लो खुद से। एक द इंडियन एक्सप्रेस को आप डिटेल एनालिसिस करके उसका पढ़ो, ठीक है। इसके अलावा बाकी आप अपना स्टैटिक पार्ट्स जो है, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो उसको आपको कंटिन्यू करते रहना चाहिए पूरे दिन भर, फिर ब्रेक लेते रहो, है ना। और इस बीच में आप फ़ोन पूरा बंद ही तो रख सकते हो ना, जब आप स्टैटिक पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ो स्टैटिक, है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो उस टाइम पे आप जो है डिजिटली डिटॉक्स करो अपने को, और कुछ जो न्यू हॉबीज़ हैं, म्यूज़िक एक्टिविटीज़, इन्हांस पॉजिटिविटी, जो आपके पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगी, उस पर आप फोकस कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे यही सब चीज़ें बोली गई हैं कि जो हमारे बीच में जो मतलब जो मोस्ट सस्पेक्टेबल हैं, जो 55 साल से ऊपर के एज के हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ के हैं, तो उनको प्रिडिक्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और इवन मतलब वी कैन नॉट कंप्लेंट अबाउट द कंप्लेसेंट अबाउट द एडल्ट यूथ, है ना, उनको भी है, क्योंकि वो साइलेंट स्प्रेडर्स हो सकते हैं ना। क्योंकि एक यूथ का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, लेकिन वो साइलेंट स्प्रेडर किसी और को तो स्प्रेड कर सकते हैं। तो उनको अभी बस वही कोविड-19 के लिए जो कवच मंत्र है वो यूज़ करना चाहिए, कि मास्क और सोशल डिस्टेंस प्रोटोकॉल, है ना, और जो हाइजीन है, सेल्फ केयर, सेल्फ प्रोटेक्शन, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, तो ये सारे की हैं कोविड-19 के कंट्रोल के लिए। और बाकी सारी हैं कि इंडिया के मतलब काफ़ी सारे चैलेंजेस आए थे, जैसे लोकेलिटीज़ में जो स्लम टू मिडिल क्लास लोकेलिटीज़ है ना, वहाँ पे क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा था। और इन्फोडेमिक जो था कि बहुत सारे जो फेक न्यूज़ और मिथ्स थे, है ना, कोविड-19 की वजह से, वो सब भी थे। और इंडियंस शोड इनॉर्मस रिसाइलेंस, है ना। तो हमारी जो कंट्री में अभी क्योंकि रिकवरी रेट भी अच्छा है और लोवेस्ट केस फैटिलिटी रेट भी है, तो हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे जो टेस्ट है कोविड-19 के एंटीजन टेस्ट, वो भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं लेस देन RT-PCR टेस्ट लेस देन 24 आवर्स। लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारी भी हाई कोर्ट ने इस पे जजमेंट दिया है। एक दूसरी ऊपर न्यूज़ थी कि मतलब 24 आवर्स में विद इन इनको टेस्ट के जो रिजल्ट है वो नहीं मिल रहे हैं ना। तो हाई कोर्ट ने बोला है कि अनएक्सेप्टेड है ये। तो चलो एक ये पॉजिटिव साइड यहाँ पे बताई गई है कि बहुत सारी जो US UK है, ये लार्ज कंट्रीज़ जो हैं ये स्ट्रगल कर रही हैं इन सब चीज़ों में भी, लेकिन हमको आगे और बेहतरीन करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। जैसे कि क्रिस्पर बेस्ड टेस्ट है ना, तो वो जो कटिंग एज डायमेंशन है बैटल अगेंस्ट द वायरस, तो वो हमको दे सकता है। हमें रैपिड सोल्यूशन सलाइवा टेस्ट वगैरह ये सब हम कर सकते हैं, है ना। तो और बाकी जो हम गैदरिंग्स स्मॉल मीडियम और लार्ज हैं, तो वो पोटेंशियल स्प्रेडर्स हो सकते हैं। तो अभी जैसे फेस्टिव सीजन भी आने वाले हैं, तो उस टाइम पे हम क्राउड्स और जो ये सारी चीज़ें इनको हम अवॉइड कर सकते हैं, है ना। और क्या है यहाँ पे, और तो बाकी और कुछ नहीं है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। बस यही है कि मैथमेटिकल जो मेथडोलॉजी थी उससे ज़्यादा बेटर क्या है बायोलॉजिकल वर्ड, है ना, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। रिफॉर्म दैट कैन नॉट वेट, तो ये हाथरस इंसिडेंट से ही रिलेटेड है ना, किस तरीके से मतलब जो पुलिस है और उनको मतलब क्या सैनिटाइज होना चाहिए, सेंसिबल उनको होना चाहिए, है ना। और ये बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जो आर्टिकल है क्लोथ्स दैट टेल अ स्टोरी, तो ये भानु अथैया के बारे में हमने बताया था कि जो भानु अथैया है लीजेंडरी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, 15 अक्टूबर को इनकी डेथ हो गई थी। और इनकी जो एक बुक भी है द आर्ट ऑफ कॉस्ट्यूम डिज़ाइन 2010 में, ठीक है, इनको ऑस्कर भी मिला था गांधी के लिए, जो इन्होंने जो मतलब दिए थे अपने जो कॉस्ट्यूम्स थे। शी इज़ मोस्ट फेमस फॉर हर वर्क ऑन 2001 लगान एंड हर मास्टरपीस एंड गांधी 1982, ठीक है। तो ये आउटफिट्स वगैरह के लिए दिए थे। पूजो क्वारंटाइन, तो ये कोविड-19 में मतलब वही पंडाल्स वगैरह को बंगाल में अफेक्ट किया है, क्योंकि बोला गया है कि घर से ही आप करो, और जो प्रेस्ट वगैरह है केवल वही यहाँ पे आएंगे। और महिषासुर को इस बार क्या बनाया है, डिपिक्टेड एज कोविड-19 वायरस। और दुर्गा माता की जगह पे मतलब वो है माइग्रेंट्स, मदर ऑफ माइग्रेंट्स, है ना। तो माइग्रेंट्स मदर वो बनाई गई हैं। द सेक्सिएस्ट प्ले बुक में है कि जितने भी मतलब जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, अगर आज के टाइम की अगर हम बात करें, विद लिटिल और नो कॉन्सिक्वेंसेज कमलनाथ वेस्टिंग। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ कि जो कमलनाथ है, ठीक है, कांग्रेस के चीफ कमलनाथ, तो उन्होंने ऑडियंस में जाके मतलब जो एक लीडर थी बीजेपी की, तो उनको मतलब एक ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट बोल दी है ना कि यू नो हर बेटर व्हाट एन आइटम शी इज़, तो ये बोला। और
ऐसा मतलब ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये मस्कुलिनिटी को दर्शाता है, और जो ये पॉलिटिक्स में इंडियन मेल पॉलिटिशियंस जो हैं कि अगलीनेस मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चाहे वो किसी भी टाइप का हम केस देख लें, है ना। तो ये यही है कि इंडियन पॉलिटिक्स अनफॉर्चुनेटली दिस सेक्सिस्ट प्लेबुक इज़ यूज जनरसली बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये यूज़ होता है, और अभी जो है ये फिर से यूज़ हुआ। और ये मतलब क्या करता है कि जो ऑलरेडी मतलब वुमेन का इतना कम पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में, तो लेकिन जो आ भी रही हैं, है ना। अभी ये थी इमरती देवी है, ये दलित फैमिली से बिलोंग करती है लिबरल्स के, पहले ये कांग्रेस में थी, अभी इन्होंने स्विच कर लिया था बीजेपी में। लेकिन मतलब यहाँ पे कमलनाथ को इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए थे। और ऐसा मतलब चाहे वो ममता बनर्जी हो, ममता बनर्जी से लेके जयललिता हो, स्मृति ईरानी हो, मायावती हो, है ना, तो सारे ही वुमेन्स लीडर्स को ये जो डिमीनिंग लैंग्वेज है पॉलिटिक्स में आने के बाद उनको इससे गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये सब लोग जो हैं ऐसे ही बोलते हैं ना। तो बस यहाँ पे यही देख लो। मालाबार सिग्नल जो है ऑस्ट्रेलिया written shows Delhi is reconsidering defense to Beijing interest, giving primacy to its own। तो यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि दिल्ली ने इनवाइट किया ऑस्ट्रेलिया को पार्टिसिपेट करने के लिए मालाबार एक्सरसाइज में, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन ये था, है ना, कि इससे क्या होंगे, जो इंडिया के बिलेटरल रिलेशंस हैं वो ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, और जियो पॉलिटिक्स इंडो पैसिफिक में भी हमारे जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे, है ना। और अभी जो है पूरा ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से अगर देखें तो वाटर ऑफ ईस्ट एशिया, तो यहाँ पे भी स्ट्रैटेजिकली जो है स्ट्रेंथन होंगे रिलेशन। एंड जो नेवल एक्सरसाइज है वो शेड्यूल की गई है बे ऑफ बंगाल में नवंबर में, अरेबियन सी में, इम्पार्ट्स अ मिलिट्री डायमेंशन ऑफ द सो कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल डायलॉग इंडिया यूएस जापान ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब ये बोला गया है कि जो एगरनेस है मतलब ऑस्ट्रेलिया की कि उसको ज्वाइन करना है मालाबार, तो ये लिमिटेड है टू इंडिया यूएस एंड जापान, है ना। मेन रीज़न ये है इसका कि दिल्ली पहले से मतलब क्या था, पहले से मतलब उनको ये लग रहा था कि वो थोड़ा हेजिटेट थे कि अगर हम क्वाड ग्रुप में मतलब ऑस्ट्रेलिया को भी इंगेज कर लेते हैं, है ना, तो वो चाइना क्या करेगा और ज़्यादा ऑफेंडेड फील करेगा, है ना। तो ये चीज़ इस वजह से नहीं की। लेकिन चाइना के साथ हमारे रिलेशन आपको पता ही है किस तरीके से चाइना ने जो अपनी एग्रेसिवनेस है वो बार बार मतलब दिखाई, है ना। ब्रॉड रेंज ऑफ इश्यूज़, जो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी थी, मल्टीलेटरल इंटरेस्ट थे, है ना, तो वो बार बार मतलब चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। तो इस वजह से अब हमने भी मतलब ये स्टार्ट कर लिया कि हम क्या करेंगे, इसको क्वाड को एक मिलिट्री कोलेशन में एक तब्दील भी कर देंगे, है ना। सो द लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलियन नेवल शिप 2007 में, ये बोला जा रहा है कि 2007 में इंडिया ने ही इन्वाइट किया था, ठीक है, जब सिंगापुर भी आया था। इंडिया, यूएस एंड जापान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया, तो ये सारी कंट्री जो है 5 नेशन की एक्सरसाइज हुई थी 2007 में। और 1992 में फिर मालाबार जो था एनुअल बैलेटर एक्सरसाइज ये लॉन्च की गई थी, ठीक है। 2015 से इसमें पार्टिसिपेट किया है जापान ने, और वो भी इंडिया ने ही इसको क्या किया है, इनवाइट किया था जापान को भी, ठीक है। तो ये यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि एनडीए गवर्नमेंट को ही इसका क्रेडिट जाता है। कल भी हमने डिस्कस किया था मालाबार एक्सरसाइज का। इट हैज़ नाउ टेकन दिस स्टेप टुवर्ड्स क्वाड्रिलेटरल मिलिट्री एंगेजमेंट, है ना। और जो CPIM और जो लेफ्ट पार्टीज़ हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यूपीए कोलिशन ने इसका अपोज किया था। उन्होंने बोला था कि नहीं, ये नहीं, आप मतलब इसको बाकी की कंट्रीज़ को इसमें अलाउ मत करो, क्योंकि यहाँ पे चाइना जो है काफ़ी ज़्यादा ऑफेंडेड फील करेगा, क्योंकि चाइना इसको एशियन नाटो भी बोल रहा है ना, एशियन नाटो, इस वजह से यहाँ पे अपोज किया गया था। अब ऑलरेडी डिसीजन टू वेलकम ऑस्ट्रेलिया टू मालाबार, मतलब इसको ये नहीं समझना चाहिए कि हम अपने जो ये टेरिटोरियल्स बैटल में हम इसका यूज़ करेंगे, बेजिंग के अगेंस्ट हम इसका यूज़ करेंगे, जो क्वाड ग्रुप है या फिर जो हमारी जो मालाबार एक्सरसाइज है, बल्कि ऐसा कोई भी हमारा दिल्ली का कोई इंटेंशन नहीं है। केवल हम क्या कर रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया है जिसका काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, इमेंस पोटेंशियल, तो उसके साथ हमारे बायलैटरल जो रिलेशंस हैं, है ना, सिक्योरिटी टाइज़ हैं, वो और ज़्यादा बूस्टअप होंगे। तो इस वजह से हम ये चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पे जो आर्टिकल है लेन ड्राइविंग एंड कोर्ट, तो ये बात की गई है कि इंटरेस्ट राइट टू डिफॉल्ट ऑन इंटरेस्ट इज़ नो फंडामेंटल राइट एंड बैनिंग NPA रिकॉग्निशन वायलेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल लेन्स, है ना। तो अब यहाँ पे बात की गई है कि जो अगर हम बात करें कि बैंक्स डोंट मेक लोन्स, डिपॉजिटर क्या करते हैं, वो लोन्स डिपॉजिटर करते हैं। और इंडियाज़ ₹144 लाख करोड़ इन बैंक डिपॉजिट मेक ₹110 लाख करोड़ इन बैंक लोन्स पॉसिबल, है ना। तो अगर हम ये देखें कि जो वेविंग इंटरेस्ट आप कर रहे हो, है ना, ड्यू टू बैनिंग बैड लोन्स रिकॉग्नाइज इकोनॉमिकली इग्नोरेंट, तो ये मतलब सही नहीं है, ये इग्नोरेंट है,
क्योंकि जो अगर हम 20% इंडियंस की बात करें वो डिपॉजिटर हैं, जमा करता है, और 2% से कम ही जो है वो बोरोवर्स है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेंट हो जाएगा। एवरेज इंडियन एंटरप्राइजेज इज स्मॉल फॉर मैनी रीज़न। कैसे स्मॉल है? एंड बट वन ऑफ देम इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, एम्बैरेसिंग मतलब ये है कि 50% जो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो है ना, 12% जो बिहार में है, अरुणाचल प्रदेश में 1% है। एमएसएमई लैंडिंग जो है हमारी स्टक है 20 लाख करोड़ पे, है ना, वो पूरी 100% होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे, मतलब लोअर इन्फ्लेशन भी है, फिजिकल डिसिप्लिन भी है। और लेकिन जो है बहुत सारे जो बोरोवर्स हैं वो रिलाई नहीं करते हैं ग्लोबली कॉम्पिटिटिव जो इंटरेस्ट रेट होता है उस पर, क्योंकि हमारे जो बैंकिंग सिस्टम है उनके जो एनपीएज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। बैड लोन्स हैं 10 लाख से ज़्यादा तक के, है ना, लास्ट डिकेड से अगर हम बात करें। तो प्रॉब्लम मतलब ये है कि क्या है, द अवेलेबिलिटी इज़ क्रेडिट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट फॉर एंटरप्रेन्योर्स, है ना। लेकिन अवेलेबिलिटी ही नहीं है क्रेडिट की, यही जब बढ़ेगी नहीं, है ना, तो जो बैंकिंग सिस्टम है वो राइज नहीं करेगा। और जो मतलब जितने भी इफ़ेक्टिव जो सुपरविज़न होते हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। और एक 299 जो रिमार्केबल कॉन्स्टिट्यूशन राइटर्स थे, उन्होंने विजनरी पार्टीशन किया था कि फंडामेंटल राइट्स बनाए हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाए हैं, है ना। ये इसीलिए बनाए थे कि मतलब क्या हो, these principles not lack of ambition, if fiscal deficit could make countries rich, no country would be poor, है ना। तो ये जो थे इसको असेसमेंट थे कि स्टेट की किस तरह की कैपेसिटी है ना, रिसोर्सेज में, और जो बाकी के जो अदर डिस्टिंक्ट हैं तो उसमें किस तरीके की स्टेट की हालत है, तो उस तरीके से स्टेट जो है अपने तरीके से ये लॉ बना सकते हैं ना। तो ये है इसी वजह से मतलब जो था फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं बनाया गया, है ना। अभी यही चीज़ बोली गई है कि जैसे अगर लास्ट में हम यहाँ पे एक देखें कि गांधी जी ने बोला था कि एक कल्याणकारी राज्य मतलब वो होता है कि जब भी अगर आप डाउट में हो, तो व्हेन यू आर इन डाउट, तो आपको वही चीज़ फॉलो करनी चाहिए, एक टेस्ट, कि आपको रिकॉल करना चाहिए पुअरेस्ट और वीकेस्ट मैन, है ना, जो आपने कभी नहीं देखा, मतलब whom you may have seen, मतलब देखा हो आपने, जो अपने लाइफ में कभी नहीं देखा हो, मैं बोल रही हूँ। तो उसको आपको इमेजिन करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि उस तक मतलब जो हमारी करंट पॉलिसी हैं, जो भी हम चीज़ें अभी इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्या वो उसकी हेल्प करेंगे, है ना। तो विल इज़ लीड टू स्वराज फॉर द हंग्री स्टार्विंग मिलियंस। तो ये सोच के हमको स्कीम वगैरह बनानी चाहिए, है ना। यहाँ पे कुछ आप बुक्स के नाम भी देख सकते हो। बर्नार्ड क्रिक की 1963 की है डिफेंस ऑफ पॉलिटिक्स बुक, है ना। तो ये है। यहाँ पे बलविंदर सिंह जो है, बलविंदर सिंह को शौर्य चक्र मिला था, ठीक है, शौर्य चक्र अवार्ड, और इनकी डेथ हो गई थी, मतलब मार दिया गया था इनको। माइट बी यूजफुल टू प्रोवाइड मनी टू मदर्स टू वेजिटेबल्स, है ना। तो यहाँ पे जो नोबल पीस प्राइज़ मिला था 2020 का, किसको मिला था? यूएन की एजेंसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, ठीक है, उनके जो एफर्ट थे। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1963 में इंडिया में काम कर रहा है, 1963 से। अब जो हमारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें हमारी जो रैंक है वो कितनी है? 94th है 107 कंट्रीज़ में से। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि नीति आयोग के इंडेक्स को भी देखना चाहिए और थोड़ा प्रॉपर असेसमेंट किया जाना चाहिए, ताकि उन क्षेत्रों को टारगेट किया जा सके जहाँ पे हंगर वगैरह ज़्यादा है ना। और यूनिवर्सलाइजिंग क्या ये बोल रहे हैं पीडीएस का सही है? तो ये कह रहे हैं कि सही तो नहीं है, मतलब पूरी तरीके से, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि सही है, इसकी सोल्यूशन ही है, लेकिन वो टारगेटेड होनी चाहिए, है ना। असेसमेंट ज़रूरी है। एंड डू यू थिंक सच असेसमेंट शुड कंडक्टेड एट नेशनल लेवल? तो ये बोल रहे हैं कि स्टेट लेवल पे होने चाहिए, नेशनल लेवल पे नहीं, क्योंकि वहीं पे फूड इनसिक्योरिटी का जो रिस्क है वो ज़्यादा है ना। और मदर्स को जो है वो कैश देना चाहिए, मतलब जो घर में है कैश, ज़्यादा कैश पे फोकस करना चाहिए, ताकि मतलब जो वीट और राइस, क्या पता आपको खाने का मन है, नहीं है, आपको दूध पीने का मन है, आपको फिश खाने का मन है, तो अपने तरीके से वो ला सकते हैं ना। प्रेस काउंसिल ने एडवाइस किया अगेंस्ट पब्लिशिंग पोल प्रेडिक्शन। तो प्रेस काउंसिल ने ये बोला है कि मीडिया पब्लिश नहीं करेगी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ हैं, कि प्रिडिक्शन एनी फॉर्मेट फ्रॉम मॉर्निंग ऑफ October 28, है ना, क्योंकि ये वायलेशन करेगा सेक्शन 126A का, विच एम्स टू प्रिवेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टिल गोइंग टू पोल्स फ्रॉम बीइंग इन्फ्लुएंस्ड, है ना, वोटिंग। तो जो ये वो होते हैं प्रेडिक्शन करते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर्स भी करते हैं, टैरो कार्ड्स जो होते हैं, रीडर्स, पॉलिटिकल एनालिस्ट, तो ये सब चीज़ें बंद होंगी। एंड इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पिटिशनर अपॉइंटेड टू उत्तराखंड पैनल, वुमेन पैनल, ठीक है। तो शायरा बानो जो है, शायरा बानो इनका नाम है, शायरा बानो, उत्तराखंड स्टेट कमीशन फॉर वुमेन हैज़ बीन गिवन अ स्टेट मिनिस्टर रैंक। तो ये चीज़ है, ठीक है। शायरा बानो फर्स्ट पिटिशनर थी ये, जिन्होंने ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था।
एंड यूएन राइट्स की जो चीफ है स्लैम्स FCRA यूज टू स्टेफल NGOs गवर्नमेंट रिएक्ट शार्पली, है ना। तो ये बोला गया कि यहाँ पे जो FCRA का है वो काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ होने लगा है। FCRA क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, कि वहाँ पे इंट्रूसिव मेजर मतलब लिए जा रहे हैं, है ना। जो NGO है उनके जो ऑफिशियल्स हैं उन पर रेड की जा रही है। अभी जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, उनके बैंक अकाउंट्स वगैरह जो थे वो सील कर दिए गए थे, है ना। तो वो शट डाउन करके चले गए अपना ऑफिस यहाँ से, इंडिया से। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। एंड राजनाथ रिलीज ए न्यू मैनुअल फॉर DRDO टू प्रोक्योर फ्रॉम डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो ये है, ठीक है, इसके बारे में आप देख सकते हो। द प्रोक्योरमेंट मैनुअल वॉज रिलीज बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन ट्यूसडे, है ना। तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं। इसमें क्या होगा, ये फैसिलिटेट करेगा फास्टर एग्जीक्यूशन, जो भी मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फास्टर एग्जीक्यूशन होगी। मॉडिफाइड फीचर्स इसमें होंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें एक बार इसको आप पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे न्यूज़ थी कि US वांट्स क्वाड टू बी मोर रेगुलाइज, चाइना नोटिफाइज इट, है ना। तो ये सी पार एक्सपोर विद द फ्लैग्स ऑफ इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यू पैसिफिक फ्लीट इसको बोला गया है ना। तो यही न्यूज़ है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।